ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ऑनलाइन क्लास लेके। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे किसकी, डाइजेशन एंड ह्यूमन, और इसके अंदर हमने डाइजेशन से रिलेटेड सारी बातें पढ़ ली थी। लेकिन अपना एक पॉइंट है जिसमें से कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, और वो है हमारा क्या, मेल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, या इसको हम क्या बोलते हैं, कुपोषण और पोषण संबंधी विकार। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, कुपोषण और पोषण संबंधी विकार। देखो क्या होता है, अपन बात कर लेते हैं कि कुपोषण मतलब क्या होता है। तो देखो, हमने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा चाहिए होती है अपने बॉडी के प्रत्येक फंक्शन के लिए, और उस ऊर्जा की प्राप्ति हमें किससे होती है, फूड से होती है। ठीक है, और फूड जो होता है ये ह्यूमन का हर आयु वर्ग के व्यक्ति के अनुसार अलग अलग बैलेंस्ड होता है इसका। ठीक है ना, यानी हम बात करें कि एक बच्चा है उसके लिए एक निश्चित मात्रा होती है, बड़ा है उसके लिए निश्चित मात्रा होती है, बुजुर्ग है उसके लिए निश्चित मात्रा होती है। दूसरा, भोजन का रिलेशन अपने फंक्शन से भी, अपना जो हम वर्क कर रहे हैं डेली उससे भी होता है। जैसे कि कुछ लोग डेली हार्ड वर्क करते हैं, तो हार्ड वर्क करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कई बार हम घर पर आराम से पड़े रहते हैं, उस टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ साहब, कि हमें जो हम भोजन काम में ले रहे हैं उस भोजन में हमें हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार क्या चाहिए होते हैं, इसमें क्या होते हैं साहब, न्यूट्रिशंस होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस। यानी भोजन में हमारे शरीर को कितने न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है। तो याद रखना कि वह भोजन जिसका उपयोग हम कर रहे हैं और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त है जितनी हमें चाहिए, तो वो क्या कहलाता है साहब, बैलेंस डाइट कहलाती है। उसको हम क्या बोल देते हैं, बैलेंस डाइट बोल देते हैं। ठीक है ना, चलो, लेकिन क्या हम डेली खाना खाते हैं, क्या हमने कभी बैलेंस डाइट के बारे में सोचा, नहीं सोचा। हमें जैसा मिलता है हम वैसा खा लेते हैं। अब ऐसी स्थिति यदि रेगुलर रहती है हमारी, कि हमने भोजन के पोषक तत्व क्या हैं कैसे उस पर ध्यान नहीं दिया, और रेगुलर हम क्या करते हैं, जैसा मिल रहा है, और उसके अंदर यदि इन न्यूट्रिशंस की क्या होती है साहब, कमी होती है, यानी जो भोजन हमारे द्वारा डेली काम में लिया जा रहा है उस भोजन में न्यूट्रिशंस की क्या है साहब, कमी है, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो डाइट है वो बैलेंस रहेगी, क्या रहेगी, नहीं रहेगी। वो जो डाइट है वो क्या हो जाएगी साहब, इम्बैलेंस हो जाएगी, असंतुलित डाइट हो जाएगी। या अपन ध्यान रखना कि यदि हमारे फूड में न्यूट्रिशंस की कमी है तो वो क्या हो जाएगा साहब, असंतुलित आहार। क्या कहलाएगा, असंतुलित या इम्बैलेंस्ड डाइट कहलाते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इम्बैलेंस्ड डाइट भी कह सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात सुनिए, तो याद रखना हम बात करते हैं साहब कि हम जो भोजन डेली खा रहे हैं उस हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है, तो उसी स्थिति को हम क्या कह देते हैं, कुपोषण कहते हैं। याद रखना, इसको छिपी हुई भूख भी कहते हैं। कैसे, देखो, छिपी हुई भूख कैसे कहते हैं, कि हमने जो थाली में भोजन रखा हुआ है ना वो पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा है, पेट भर के हमने खाया, लेकिन क्या हमने ये टेस्ट किया कि उस थाली में जो पर्याप्त भोजन था जिससे हमने इतना खा लिया कि वो बाहर आने को हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उसमें सारे पोषक तत्व जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए उपस्थित थे,
नहीं, इस बात पर हम ध्यान नहीं देते। तो याद रखना, छिपी हुई भूख का मतलब ये होता है कि आदमी भोजन पर्याप्त कर रहा है, पेट भर के कर रहा है, लेकिन उस पेट भर के किए गए भोजन में जो पोषक होते हैं 6, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। हो सकता है उसमें प्रोटीन्स की कमी रह गई, विटामिन्स की कमी रह गई, कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स वगैरह हैं, किसी न किसी पोषक तत्व की उसमें क्या हो गई साहब, कमी हो गई। और वो कमी यदि लगातार रहती है तो उसी स्थिति को हम क्या कह देते हैं, कुपोषण। अब हमारा पेट तो भर रहा है लेकिन हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे, इसका मतलब वो हमारी छिपी हुई भूख कहलाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं साहब, तो कुपोषण से अब हम जब लगातार हमारे भोजन में इन पोषक तत्वों, अब देखो पोषक तत्व हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साहब कि पोषक तत्व होते हैं वो मेनली क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, पोषक तत्व है वो क्या है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और वाटर। ठीक है ना। ये हमारे पोषक तत्व हैं जिसमें एनर्जी प्रदान करने वाले जो पोषक तत्व हैं वो हमारे ये हैं, और बाकी विटामिन से मिनरल्स हैं, ये हमारी उपापचयी क्रियाओं में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इन पोषक तत्वों की यदि हमारे भोजन में लगातार कमी रहती है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, रोग पैदा हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। ओके। अब देखो आगे हम बात करेंगे साहब क्या, कि भोजन की मात्रा के आधार पर हमने क्या किया, इस मेल न्यूट्रिशन की सिचुएशंस को 4 भागों में बांट दिया। ठीक है ना। यानी कुपोषण को हमने कितने भागों में बांटा, देखो ध्यान रखना, ये हमारा क्या है, मेल न्यूट्रिशन, इसको हमने कितने भागों में बांटा, 4 में। ठीक है। जैसे देखो नंबर 1 हम बात कर लेते हैं क्या, अंडर न्यूट्रिशन। क्या है, अंडर न्यूट्रिशन। नंबर 2 ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है। नंबर 3 इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। और नंबर 4 स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अंडर का मतलब ये एक लेवल है, एक पैमाना है हमारे न्यूट्रिशन का। ठीक है ना। अब अंडर न्यूट्रिशन का मतलब, या हमें इतना भोजन चाहिए होता है और हमें इतना भोजन नहीं मिल पा रहा है, हमें भोजन कितना मिल पा रहा है, इतना ही मिल पा रहा है, इसके अंडर में नीचे, यानी हमें डेली जितने भोजन की आवश्यकता होती है उतना भोजन नहीं मिल पाता, बल्कि उससे कम मिलता है। ठीक है। तो अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, लगातार हमें आवश्यकता से कम भोजन का मिलना। ओवर न्यूट्रिशन, कई बार ऐसा भी होता है साहब, हमारा ये इतना भोजन चाहिए होता है हमें, ठीक है, लेकिन क्या होता है साहब, आदत होती है खराब, और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो हमारे जो भोजन का पैमाना है वो यहाँ पहुँच जाता है। यानी हमें चाहिए तो कितना था, इतना, पहुँच कहाँ रहा है, इतना। इसका मतलब जब हमें भोजन आवश्यकता से अधिक मिलता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ओवर न्यूट्रिशन कह देते हैं। समझ गए ना। भोजन आवश्यकता से कम मिलना अंडर न्यूट्रिशन, भोजन आवश्यकता से अधिक मिलना ओवर न्यूट्रिशन। अब बात करेंगे इम्बैलेंस न्यूट्रिशन की। मैंने बताया था साहब, ये हमारा भोजन है और इस भोजन में हमारे में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन है, मिनरल है और क्या है, वाटर है। ठीक है। अब देखो कि इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है हमें,
भोजन की मात्रा तो क्या है साहब, पर्याप्त है, लेकिन हमारे उस भोजन में कभी किसी या तो इन पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी रह जाएगी और या इन पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी जब हमें आवश्यक मात्रा में जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं उनसे यदि पोषक तत्वों की मात्रा कम है या पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोल देते हैं, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन कह देते हैं। यानी असंतुलित पोषक हो गए कि पोषक की मात्रा जितनी हमें हमारी बॉडी को चाहिए थी उससे या तो कम मिल रही है और या फिर ज़्यादा मिल रही है। ठीक है ना, ये सिचुएशन हो गया। दूसरी बात होती है स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। स्पेसिफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि ये हमारा भोजन था, डेली हम कर रहे थे, हमें ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, हमने देखा साहब लगातार किसी एक न्यूट्रिशन की, अब चाहे वो प्रोटीन हो सकता है या फिर वो कोई लिपिड यानी विटामिन हो सकता है या फिर वो कोई मिनरल हो सकता है, समझ गए ना। यानी हम लगातार भोजन तो कर रहे हैं लेकिन उस भोजन में लगातार किसी भी एक पदार्थ या एक पोषक तत्व, मान लो लगातार हमारे भोजन में साहब किसकी कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी लगातार चल रही है, ये कमी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यानी ये स्पेसिफिक न्यूट्रिशन होता है, यानी किसी विशेष एक पोषक तत्व की लगातार कमी रह रही होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं साहब, उसको हम बोल देते हैं विशिष्ट न्यूनता। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा असंतुलित पोषण। ठीक है, ये अतिपोषण और ये हो गया क्या, अल्प पोषण। तो इस तरह से हमने क्या किया, मेल न्यूट्रिशन को बांट दिया कितने भागों में, 4 भागों में। ठीक है, अब देखो आगे हम बात कर लेते हैं। तुम्हें पता है मैंने अभी नाम लिया था छिपी हुई भूख। हमारे इंडिया में लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि पर डे छिपी हुई भूख से ग्रसित हैं। और छिपी हुई भूख का मतलब कि उनको या तो पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल नहीं पा रहा है और यदि पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल भी रहा है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व एब्सेंट हैं। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में लोगों की संख्या लगभग सब कितनी है, मैं कह रहा हूँ ना कि 30 करोड़ लोग हैं जो कि न्यूट्रिशंस के अभाव में या छिपी हुई भूख से क्या है, मर जाते हैं या ग्रसित हैं। ठीक है साहब, आगे चलो अपन बात कर लेते हैं कि जब लगातार इनमें से कोई भी स्थिति रहती है तो ऐसी स्थिति में मान लो देखो मेनली प्रॉब्लम आती है सब स्पेसिफिक न्यूट्रिशन से, कि लगातार जब किसी भी एक तत्व की कमी होती रहती है ना बॉडी में तो उससे हमारे शरीर में कुछ ना कुछ क्या पैदा हो जाते हैं, डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। अब डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं साहब, जैसे देखो WHO के द्वारा, यानी WHO ने क्या किया साहब कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड लगभग कितनी 5 डिजीज को चिन्हित किया है साहब, 5 रोग चिन्हित किए हैं। अब देखो कैसे, अपन एक बात कर लेते हैं साहब। एक रोग है जिसको हम बोलते हैं क्वासिओरकर, ठीक है। एक रोग है जिसको हम बोल देते हैं क्या, मैरस्मस, ठीक है। एक रोग है जिसको हम बोल देते हैं क्या, जीरोफ्थैल्मिया, क्या है, जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एक रोग है जैसे एनीमिया, या जिसको अपन क्या है रक्ताल्पता भी बोल देते हैं, ठीक है। और एक है जिसको हम क्या बोलते हैं, गलगंड कह देते हैं, क्या बोल देते हैं, ग्वेटर, गेंगा या गलगंड कह देते हैं। ये बीमारियां हैं, इनके अलावा और भी बीमारियां हैं जो कि न्यूट्रिशंस की वजह से, तो पता है लगातार अगर न्यूट्रिशंस की कमी रहती है ना तो ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी में कैंसर भी हो जाता है साहब। लगातार विटामिन B12 की कमी होती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमें एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड कैंसर होने के चांसेज हो जाते हैं। ठीक है ना, अब सुनिए क्वासिओरकर की बात कर लेते हैं हम। ये साहब लगातार यदि हमारे भोजन में किसकी कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो देखो ध्यान रखना क्वासिओरकर और मैरस्मस ये दोनों किसकी कमी से होते हैं साहब, प्रोटीन की कमी से होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और ये रोग है ना मेनली देखो क्वासिओरकर का तो माना गया अफ्रीकन कंट्री है ना उनमें ज़्यादा पाया जाता है,
ठीक है। रीज़न क्योंकि वहाँ पे क्या है, लोग वगैरह क्या है, मक्का वगैरह उनका ज़्यादा उपयोग लेते हैं और उसमें कुछ विशेष एमिनो एसिड जैसे ट्रिप्टोफैन आदि की कमी होती है। और लगातार जब ऐसे एमिनो एसिड पर्याप्त मात्रा में ना मिलेंगे तो प्रोटीन कम होगी, और प्रोटीन जब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी तो ऐसी सिचुएशन में क्वाशियोरकर क्या होता है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें बच्चा है उसका विकास रुक जाता है। प्रोटीन क्यों चाहिए होती है सब, यानी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए होती है या बॉडी रिपेयरिंग के लिए चाहिए होती है, टिश्यू वगैरह सेल्स वगैरह, तो वो सारे काम रुक जाते हैं। तो ध्यान रखना, मानसिक विकास नहीं हो पाता, बच्चे की लंबाई है वो ग्रोथ नहीं कर पाती है, ठीक है ना, और उसकी स्थिति शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। मैरोसोस्मस की बात करें, इसमें क्या होता है, सब लगातार प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसको सूखा रोग भी बोल देते हैं। और जो बच्चा होता है उसके हाथ पैर बहुत पतले होते हैं, पेट है वो निकल आता है, पसलियाँ हैं वो उभर आती हैं, तो इस तरह की स्थिति होती है, ऐसे लक्षण होते हैं साहब किसके, मैरोसमस। ये दो रोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम बात करें साहब किसकी, जेरोफ्थैल्मिया। तो ये जो रोग है ना, ये किसकी कमी से होता है साहब, जेरोफ्थैल्मिया होता है विटामिन ए की कमी से होता है। अब नॉर्मल सी बात है साहब, विटामिन ए की कमी से होता है तो इससे हमारी नज़र से संबंधित प्रॉब्लम यानी दृष्टि से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, ठीक है ना। रक्ताल्पता है, एनीमिया है, एनीमिया साहब किसकी वजह से, एफी या हम कह सकते हैं आयरन, ये विटामिन ए की कमी से, प्रोटीन की कमी से, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता, क्योंकि देखो हमने बात की थी साहब, आयरन है वो हमारे क्या है कि हमारे ब्लड में आरबीसी का एक बहुत मुख्य घटक होता है, हीमोग्लोबिन का, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है आयरन। अब लगातार आयरन की कमी होगी तो ऐसी स्थिति में हमारी आरबीसी मैच्योर डेवलप नहीं होती, विकसित नहीं होती, ठीक है। हीमोपोएसिस की प्रोसेस है उसमें कमी आएगी, हीमोग्लोबिन है वो सही तरीके से नहीं डेवलप होगा। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति में क्या होगा, सब आरबीसी की कमी होने लग जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि आरबीसी मैच्योर या सही डेवलप आरबीसी नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो उस स्थिति में क्या हो गया, तो रक्त, इसको हम क्या बोल देते हैं, रक्ताल्पता, एनीमिया, व्यक्ति में ब्लड की कमी हो जाती है। गलगंड की बात करें तो मैंने बताया साहब कि गलगंड किसकी कमी से होता है, लगातार यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी है, तो आयोडीन की कमी है। अब वो आयोडीन हमें किसके लिए चाहिए, देखो हमने बताया था थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड की जो फॉलिकल्स होती हैं उनको क्या होता है सब, आयोडीन की आवश्यकता होती है, और उनको जब पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिल पाता तो वो एब्जॉर्ब करती हैं ब्लड से आगे, और ऐसी स्थिति में लगातार कैसी रहती हैं सब, यानी लगातार कॉन्ट्रैक्शन, एक तरह से लगातार संकुचित या स्टिमुलेट, उत्तेजित रहती हैं। और ऐसी स्थिति में जब लगातार उनमें उत्तेजना बनी रहती है ना तो वो फॉलिकल्स फूल जाती हैं, और ऐसी स्थिति में हमारी थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, घेंगा या गलगंड रोग कह देते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा, अब देखो विटामिन से रिलेटेड है तो उसकी टेबल है जो तुम्हें बता दी जाएगी, और उसमें अनेक उनकी कमी से क्या होता है और वो कमी और वो किससे प्राप्त होती हैं, ठीक है। मेनली तुम्हें पता ही है विटामिन दो टाइप की होती हैं सब, वाटर सॉल्यूबल एंड फैट सॉल्यूबल, ठीक है। और वैसे उनका एक फॉर्मूला है, रथ पर एक टॉफी, ठीक है ना। और रथ पर तुम्हें पता है रेटिनॉल, थायमिन, विटामिन बी को थायमिन बोल देते हैं, ठीक है। रथ पर एस्कॉर्बिक, विटामिन सी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, ठीक है। रथ पर एक टॉफी, ठीक। तो इस तरह से याद रखना, टोकोफेरॉल और फाइलोक्विनोन विटामिन के, ठीक है ना। टोकोफेरॉल विटामिन ई है तो ध्यान रखना, इस तरह से ए बी सी डी ई के हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।